अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि कुछ ऐसी कहानियाँ भी आज के हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं कि जो कमज़ोर दिल के अफराद ना ही सुने तो बेहतर है। तो सेगमेंट का आगाज़ करने से पहले आइए कुछ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है। मैं सीईओ हूँ सफ़रनामा टूर्स का। हर टूर कंपनी की तरह हम भी टूर लेके जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम एक स्पेशल टूर लेके जा रहे हैं, घोस्ट टूर्स ए पैरानॉर्मल टूर्स। बाकी कंट्रीज़ में तो ये टूर लेके जाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम लेके जा रहे हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारा पेज विज़िट कीजिए। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट टूर यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और वहाँ पर आपको बाकी की डिटेल्स दे दी जाएंगी। एनी हाउ, लेट्स गेट टू द पॉइंट, जो कि हैं हमारी जिन स्टोरीज़। और हमारे आज की जो पहली कहानी है वो है द सी ऑफ जिन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि एक मछुआरे से रिलेटेड है कि जब वो समंदर में अपना सफ़र करने जाता था मछलियाँ पकड़ने, तो तब वहाँ पर उसका एक दोस्त बना था। वो दोस्त इस तरह का बना था कि जब उस दोस्त ने अपने उस मछुआरे दोस्त पर राज फाश किया, तो उसकी एक कंडीशन थी कि वो कभी इस राज को किसी और तक नहीं पहुँचाएगा, वरना इसका जो आउटकम है वो काफ़ी बुरा हो सकता है। तो आइए सुनते हैं। अरसा दराज पहले दो मछुआरे रोज़ के मामूल के मुताबिक समंदर में मछलियाँ पकड़ने को निकले थे। मछुआरे का छोटा बेटा, जिसको कोई कामकाज नहीं मिल रहा था, लिहाजा अपने वालिद के साथ मछली पकड़ने चल देता था। दौरान सफ़र कश्ती पर उस नौजवान लड़के को एक शख्स मिला। अच्छी तबीयत का मालिक ज़ाहिर होता था और नौजवान शख्स ने उसके साथ बिताया हुआ वक्त खूब पसंद किया। उन दोनों में हलवायत और मिठाइयों की बातें छिड़ गई, जिस पर उस नौजवान शख्स के नए दोस्त ने तरह तरह के हलवों का जिक्र किया, और ये भी कि कौन सा हलवा किस जगह का मशहूर है। उनमें से एक जगह मद्रास के नाम से है जिसका जिक्र हुआ था। नौजवान ने ख्वाहिश का इजहार किया कि काश मैं भी मद्रास का हलवा चख सकता, जिस पर दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बस तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। वो शख्स उस नौजवान को एक सुनसान किनारे पर ले गया, जहां उसने उस नौजवान को कुछ कदम आगे बढ़ने को कहा और आंखें बंद रखने को भी, कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने किसी भी सूरत में आंखें नहीं खोलनी जब तक कि मैं तुम्हें कहूँ ना। नौजवान ने उसकी दी हुई बारे की कहानी ख़त्म हो गई। हमारी अगली कहानी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो कि एक परदादा से रिलेटेड है। उस ज़माने से वाबस्ता है जब बिजली का नामो निशान इतना कोई ख़ास नहीं था, ख़ास तौर पर गांव देहात के इलाके में। तो तब जब लोग रात के वक्त सफ़र किया करते थे तो अमूमन लालटेन की रोशनी के सहारे किया करते थे। मगर तब क्योंकि वीराना बहुत ज़्यादा होता था, तो कुछ ऐसे मामलात भी सफ़र में पेश आते थे, ख़ास तौर पर रात के औकात में, कि जो काफ़ी नाकाबिले फरामोश होते हैं। आइए सुनते हैं। मेरे परदादा हकीम थे। गाँव के सभी लोग दवा के लिए उनके पास आया करते थे, और अक्सर औकात मरीज़ों के इलाज के लिए लोग उन्हें दूर तवील गाँव में भी बुलाया करते थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर सफ़र में ही रहते थे। फिर अक्सर वो रात का सफ़र भी किया करते थे। उस ज़माने में बिजली तो ना होने के बराबर थी, ख़ासकर गाँव देहात में, तो लालटेन की रोशनी के सहारे लोग रात को सफ़र किया करते थे। एक रोज़ मेरे परदादा को किसी गांव में मरीज़ को देखने जाना था, तो वो अपने घरेलू मुलाजिम के हमरा गधा गाड़ी पर जा रहे थे। रास्ते में उनका गुज़र एक कुएं की तरफ से हुआ, जो अरसे दराज से बंद पड़ा था। मरीज़ के यहाँ पहुँचे, शाम तक मरीज़ की देखभाल की और फिर वापसी के लिए रवाना हो गए। वापसी पर हर तरफ गुप अंधेरा था, आसपास सिर्फ सन्नाटा था और दूर नज़दीक तक कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा था। इस दौरान परदादा का मुलाजिम उन्हें उस जगह के किस्से और वाक़यात बताने लगा जहाँ से उनका गुज़र होना था। बकौल मुलाजिम के, वो जगह पुरअसरार है, लोगों के साथ वहाँ बहुत खौफनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं। परदादा तालीम याफ्ता निडर इंसान थे, तो उन्होंने उसकी बात पर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं की। मुलाजिम कहने लगा कि हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, थोड़ा लंबा है मगर कम से कम आबादी तो है आसपास। पर दादाजी ने उसकी बात में हामी न भरी और उसी रास्ते पर चलने को कहा। लालटेन मुलाजिम ने अपने साथ रखी हुई थी रास्ता देखने के लिए, पर दादाजी बताते थे कि जूं जूं वो उस जगह के करीब जाते जा रहे थे,
उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से आवाज़ देकर पुकार रहा हो, मगर थोड़ा फासले पर हो। पर दादाजी इस बात से आगाह थे कि सुनसान सफ़र में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ख़ास तौर पर रात के औकात में, क्योंकि आखिर इंसानों के साथ शैतानी क़ुव्वतें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। पर दादा ने गौर व फिक्र नहीं की। फिर उनका गुज़र उस कुएं से हो रहा था। जब सुबह वहाँ से गुजरे थे तो सिर्फ कुआं दिखाई दे रहा था, मगर इस मर्तबा कुएं के साथ 2 अदद दरख्तनुमा वजूद भी नज़र आ रहे थे। अंधेरे और लालटेन की रोशनी से सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था जैसे उन दरख्तों पर लंबे लंबे काले कपड़े डले हों, पर उन दरख्तों पर किसी किस्म का कोई पत्ता या मज़ीद शाखें नहीं दिख रही थी। मुलाजिम ने बगैर पीछे मुड़े पर दादाजी को मुखातिब किया और कहा कि अब जो भी हो जाए आपने पीछे नहीं देखना। मुलाजिम ने गधा गाड़ी की रफ्तार तेज़ की। पीछे से रोशनी के अक्स पड़ते महसूस होने लगे, पर दादाजी ने जब जेब से शीशा निकाला और उसके ज़रिए पीछे देखा तो वो दरख्तनुमा वजूद कच्ची सड़क के बिल्कुल दरमियान नज़र आ रहे थे। और ताजुब की बात यह है कि उन पर लालटेन लगी हुई थी। पर दादाजी ने मुलाजिम को कहा कि गधा तेज़ चलाओ, और इसी दौरान गधा भी ज़ोर ज़ोर से हाँकने लग गया और पीछे से खौफनाक आवाज़ में औरतों के कहके और रोने एक साथ सुनाई देने लगे। एक पल को पर दादाजी भी सहम गए थे, मगर अल्लाह का कलाम पढ़ने लगे इस यकीन से कि सभी दुनियावी ताकतों से अफजल अल्लाह का कलाम है। ना मुलाजिम ने पीछे देखा, ना ही पर दादाजी ने, और अल्लाह की मदद से आखिरकार वो घर पहुँचे। सुबह उठकर मालूम हुआ कि मुलाजिम को शदीद बुखार हो गया है और उसकी तबीयत नासाज है। फिर पर दादाजी ने उन पर कुरानी आयात का दम किया, जिसके बाद मुलाजिम की तबीयत में फ़र्क आया और दोबारा रात को सफ़र करने से सभी ने परहेज़ किया। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक हॉस्टलाइट के बारे में है कि जब न्यूली एक बंदा हॉस्टल में शिफ्ट होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर हो ऑब्वियसली, तो तब लाजमी नहीं कि आपके साथ एक रूममेट अलॉट किया जाए। तो ये कहानी भी एक रूममेट से वाबस्ता है कि अक्सर जो हमें दिखता है लाजमी नहीं कि वो वैसा ही हो। दिल थाम के बैठिए, आइए सुनते हैं। मेरे एडमिशन होने पर मुझे दूसरे शहर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट होना था। सामान वगैरह गाड़ी में रखवा कर वालिदा को गले मिली और अब्बा के साथ सफ़र पर रवाना हो गई। तवील सफ़र के बाद आखिर हम यूनिवर्सिटी पहुँचे। हॉस्टल में वार्डन से मुलाकात की और अब्बा को अलविदा किया। काफ़ी देर मैं हॉल में बैठी रही क्योंकि अभी तक वार्डन ने कमरा अलॉट नहीं किया था। आखिरकार वार्डन ने मुझे बुलाया और आया के साथ रूम में भेज दिया। जिस रूम में मैं शिफ्ट हुई थी फ़िलहाल अकेली थी, कोई रूममेट नहीं थी। मैंने अपना कमरा ठीक किया, सामान वगैरह एडजस्ट किया और इतने में रात हो गई। मेस से खाना खाया और वापसी पर सीनियर्स के कमरे में शुगर लगाते रहे और हमारी रैगिंग भी खूब हुई। काफ़ी देर बाद कमरे में आई, रूम खोला, लाइट्स ऑन की तो दूसरे बिस्तर पर लड़की लेटी नज़र आई। एकदम तो मैं डर गई, उसे देखती रही कि ये कौन है, कहाँ से टपक पड़ी। तो मुझे फिर याद आया कि रूममेट ने भी शिफ्ट होना था, तो शायद ये वही होगी। खैर मैं भी अपने बिस्तर पर सो गई और सुबह उठी तो उसका बिस्तर खाली था। शायद यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी थी। मैं भी उठी, फ्रेश हुई, यूनिवर्सिटी गई, क्लासेस अटेंड की, नई सहेलियां बनाई और फिर वापस हॉस्टल आ गई। मेस से शाम का खाना खाया, दूसरे कमरों में सीनियर्स के साथ मुलाकात की और वापस आई तो मेरी रूममेट फिर से बिस्तर पर लेटी सो रही थी। मुझे बेचैनी इस बात की होने लगी कि अजीब बात है कि सारे दिन में नज़र नहीं आती और रात को टपक पड़ती है, हालांकि चाबियां सिर्फ कमरे की मेरे पास हैं, और दिन में उठो तो मेरे उठने से पहले ही चली जाती है। मैंने इरादा किया कि सुबह मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मुलाकात हो सके और जान पहचान हो जाए। खैर मैंने वाइब्रेशन पर अलार्म सेट किया फजर का और सो गई। मुझे याद है कि रात को मेरी फजर से पहले ही आँख खुल गई। अलार्म नहीं बजा था, मगर मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे।
लिहाजा मैंने फ़ोन साइड पर रख दिया क्योंकि अभी नींद मुझे आ रही थी। मैंने करवट बदली और आधी खुली आंख से एक नज़र दूसरे बिस्तर पर डाली तो मेरी रूममेट उठकर बैठी हुई मुझे देख रही थी। उसके बाल खुले, बिखरे हुए और कम रोशनी की वजह से सिर्फ उसका काला वजूद दिखाई दे रहा था। मैंने बमुश्किल 1 या 2 सेकंड देखा होगा और फौरन आंख बंद कर ली और दोबारा खोली नहीं कि उसे ये न लगे कि मैं जाग रही हूँ, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा था कि वो इंसान तो लग ही नहीं रही थी। मैं बेहद डरी हुई दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और उसी करवट में मैं सो गई। न जाने कब अलार्म बजा कब नहीं, आंख खुली तो क्लास के लिए लेट हो चुकी थी। उसके बिस्तर की तरफ नज़र डाली तो बिल्कुल ठीक हालत में था, जैसे रात को कोई सोया ही ना हो। खैर मैंने जल्दी से चेंज किया, फ्रेश हुई और क्लासेस लेने चली गई। वापस आई तो वार्डन ने मुझे बुलाया कि तुम्हारे रूम में एक न्यू कमर शिफ्ट हो रही है, लिहाजा चाबियाँ आप दोनों ने शेयर करनी है और स्केड्यूल का भी ध्यान रखना है। मैंने वार्डन को देखा और कहा कि मैम मेरे रूम में तो पहले से ही एक रूममेट है। वार्डन ने आया की तरफ देखा और पूछा कि कौन शिफ्ट हुआ है, अभी तो इसके रूम में सिर्फ इसको ही रजिस्टर किया है। काफ़ी बहसो मुबाहिसे और पूछताछ के बाद पता चला कि मेरे कमरे में अभी कोई रूममेट अलॉट ही नहीं हुई और उस कमरे की चाबियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हैं। और न्यू कमर भी उसी दिन रूम में शिफ्ट हुई थी जिस दिन वार्डन ने इंट्रोडक्शन के हवाले से मुझे बुलाया था। वो लड़की कौन थी जो रात के पहर लॉक्ड रूम में आ जाया करती थी और सुबह उठने से पहले ही गायब हो जाती थी, इसका तो पता नहीं चला, मगर वो कमरा हमने चेंज करा लिया। ये कहानी भी पुराने ज़माने से वाबस्ता है। एक दादी जान के मुतल्लिक है कि जब वो छोटी हुआ करती थी, तकरीबन 11 या 12 साल की थी, तब वो एक हवेली में रिहाइश पजीर हुआ करती थी। वहाँ पर कुछ कमरे बंद कर दिए गए थे। कहा जाता था कि वो कमरे जिन्नात को वक्फ़ कर दिए गए हैं एक समझौते के तहत, क्योंकि जब वो हवेली बन रही थी तो तब उन्हें नहीं मालूम था कि वहाँ पर कोई और मखलूक भी रिहाइश पजीर है। तो फिर जिन्नात और उन इंसानों के दरमियान में एक समझौता हुआ था, और वो समझौता क्या था और उसके दौरान क्या वाक़यात पेश आए, आइए सुनते हैं। मेरी दादी बचपन में अपनी हवेली में रहा करती थी। उस हवेली में बेशुमार कमरे मौजूद हैं जिनमें से कुछ अदद तो आज भी बंद हैं। ख़ास तौर पर उस हवेली का सबसे अंदरून कमरा जो सदियों से बंद रहता आ रहा है और वाक़या भी उसी कमरे से जुड़ा है। उस कमरे की तारीख कुछ इस तरह से है कि हमारे आबाओ अजदाद ने जब वो हवेली तामीर करवाई थी तो कहा जाता था कि वहाँ इंसानों के अलावा किसी और मखलूक की आबादी भी मौजूद है। कोशिश बहुत की उस मखलूक को हवेली से बेदखल करने की, मगर जिस ज़मीन पर वो तामीर करदा थी वहाँ उन्हीं मखलूक का घराना पहले से आबाद था। लिहाजा बुज़ुर्गों ने उस मखलूक के साथ समझौता कर लिया, फिर उनके साथ रहने लगे। समझौता इस तरह से था कि कुछ कमरे उस मखलूक के लिए वक्फ़ कर दिए गए थे जिनको हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया था, मगर उन्हीं कमरों में एक कमरा ऐसा था कि जिसके आगे बाकायदा लोहे की सलाखें भी लगाई गई थी। आज तक किसी को ये तो नहीं पता कि उस ख़ास कमरे को इस तरह से क्यों बंद किया गया है, मगर जो कहानियाँ चलती आ रही हैं वो बेहद दिल दहला देने वाली है, जिनको सुनने के बाद यूँ लगता है कि उस कमरे को बंद ही रहना चाहिए। मेरी दादी तब 11 या 12 साल की थी जब वो उस हवेली में अपने दीगर घर वालों के हमरा रहा करती थी। वो सभी बहन भाइयों में से तेज़ और होशियार थी। हमेशा से उस कमरे में जाने की उनको तलब मची रहती थी, लिहाजा सब भी उनका बहुत ध्यान रखा करते थे। वाक़या शुरू करने से पहले एक बात और बताती चलूँ कि उस हवेली में जिन मखलूक़ात के साथ समझौता हुआ था वो 2 तरह की थी। एक जो कि जिन्नात यानी कि मुसलमान थे जिनके साथ समझौता हुआ था, और दूसरी शैतानी क़ुव्वतें जिन्हें कैद किया गया था। जिन्नात बतौर मुलाजिम उस हवेली में काम किया करते थे और उनमें से एक जिनको खानसा कहा जाता था। मेरी दादी उनके बहुत करीब थी। ये बात दादी को उनकी शादी के बाद मालूम हुई थी कि खानसा जिन थे, मगर दादी की दोबारा कभी खानसा से मुलाकात नहीं हुई जब से उन्हें मालूम पड़ा।
दादी को चोट लगती या कोई शरारत करने लगती तो बताती कि खानसा झट से उनके दाएं या बाएं नज़र आ जाते और शरारत करने पर दादी के सर पर थप्पड़ मारते और बाज आने को कहते। फिर दोपहर को जब सब आराम फरमा रहे होते तो दादी खानसा के साथ अपनी गपशप लगाई रखती। दादी बताती हैं कि वो हमेशा खानसा से पूछती थी कि हवेली के अंदरून कमरे को इस तरह क्यों बंद कर रखा है, वहाँ क्या है, मुझे जाकर देखना है। खानसा हमेशा इस बात को टाल देते और उनका मन किसी और तरफ माइल कर देते। कहानी तो बेहद लंबी है, पर मुख्तसर वाक़या जो दादी के साथ पेश आया वो कुछ इस तरह से है कि दादी ने सब घर वालों से ज़िद लगाई रखी थी कि उस कमरे में जाना है, मगर किसी ने उनकी ना सुनी। उस कमरे में जाने की ख्वाहिश और उनको उसके मुतालिक ना बताना शायद सभी की गलती थी। दादी बताती थी कि एक रात उनकी आँख खुली। जब उनकी आँख खुली तो उन्हें हवेली में भारी भरकम कदम रखकर चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सिर्फ यही नहीं, साथ में पायल की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। दादी कमरे से बाहर निकलकर उस आवाज़ का पीछा करती जा रही थी कि आखिर ये कहाँ से आ रही है। तो वो आवाज़ उनको उसी कमरे की तरफ ले जा रही थी जो सख्ती से बंद कर रखा था। वो कमरा हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़या था और दादी का कमरा हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर था। दादी सीढ़ियों के पास जब जा रही थी तो उनको अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सर्दियों की रात होने के बावजूद उन्हें बेहद पसीना आ रहा था। जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो उनकी नज़र जब नीचे खुले सहन में पड़ी तो वो मंजर देखते ही वो वहीं बेहोश हो गई। जब सुबह दादी की आँख खुली तो खानसा समेत सभी आसपास मौजूद थे। उनसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम रात को सीढ़ियों के पास क्या कर रही थी? तो इस कदर डरी और सहमी हुई थी कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। कई घंटों बाद जब उनकी हालत बेहतर होने को आई तो दादी ने सबको बताया कि जब वो सीढ़ियों के पास उस पायल की आवाज़ से माइल होकर करीब पहुंची तो उनकी नज़र नीचे खुले सहन में पड़ी। वहाँ दादी को एक बेहद देवनुमा कदावर जेवर से मलबूस लिबास में औरत घूमती दिखाई दे रही थी। वो मंजर दादी से बर्दाश्त ना हो सका और उसके बाद उन्हें याद नहीं कि वो कब कहाँ से कहाँ जा पहुंची। दादी के वालिद ने खानसा से गुफ्तगू की और उन्हें फ़ौरन कमरे से बाहर भेज दिया और दादी को सख्ती से मना किया कि अब रात को तो दूर, तुम दोपहर को भी कमरे से बाहर नहीं फिरोगी, वो भी अकेली। टूर्स के शौकीन मिजाज के लिए ये एक कहानी है जो कि मेरे दोस्त ने मुझे नरेट की थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये किस्सा उसके दोस्त के साथ पेश आया, यानी कि हमारे म्यूचुअल फ्रेंड के साथ पेश आया जब वो तकरीबन केरन वैली में थे और रात के वक्त जंगल में सफ़र कर रहे थे, हाइक कर रहे थे। उस हाइक के दौरान एक वाक़या रोनमा हुआ उनके साथ। आइए सुनते हैं। हम यूनिवर्सिटी के टूर के साथ नॉर्थ घूमने फिरने के इरादे से गए थे। वहाँ हमारा एक रात का स्टॉप केरन वैली था। हम सब दोस्त अपने अपने कमरों में थे कि हम में से एक दोस्त ने कहा कि आओ बाहर चलते हैं, चलकर हाइक करते हैं। हमें भी जोश चढ़ा। हमने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। उसकी बात पर हमने आमीन कहा और हम निकल दिए। ये पहली मर्तबा नहीं था कि हम ऐसे किसी टूर पर रात के पहर निकल गए हों। जब भी हमारा नॉर्थ का प्लान बनता हम हमेशा से ऐसा कुछ न कुछ थ्रिलिंग किया करते थे। हम जंगल की तरफ जा रहे थे कि हमें दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। उस पल तो हमने गौर फिक्र नहीं की क्योंकि वहाँ के मुकामियों ने भी अपनी झुग्गियों में कुत्ते पाल रखे थे। उसी दौरान हम एक दूसरे को जन्नात के किस्से सुनाकर डराने की भी कोशिश कर रहे थे कि हमारा एक दोस्त डर गया और कहने लगा कि आओ वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं, अब निकल आए हैं तो अपना थ्रिल मुकम्मल करके ही वापस जाएंगे। हम जो आगे जाते जा रहे थे ठंड मज़ीद हो रही थी। एक दूसरे के साथ मजाक भी उड़ा रहे थे कि एकदम साथ ही से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और हम सब की चीख निकल गई। देखा तो वो कुत्ता वहाँ के मुकामी लड़के को देखकर शदीद गुस्से से भौंक रहा था। उस लड़के ने हमसे मुखातिब होकर कहा कि आप लोग चले जाओ, आपको कुछ नहीं कहेगा। हम
एक नज़र कुत्ते को देखे, एक नज़र बच्चे को। हमने सोचा कि कुत्ते को भगाते हैं, कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। हमने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका तो लड़के ने कहा, भाई उसे मारना नहीं, सिर्फ डराओ। हमने कहा फिक्र मत करो, तुम हमारी साइड पर आ जाओ। तो वो लड़का हमारी तरफ आ गया। हुआ यूं कि लड़का बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ा था, हाथ में मेरे पत्थर। मैंने एक नज़र लड़के को देखा और एक नज़र कुत्ते को। उसी सेकंड में जब दोबारा मैंने लड़के की तरफ देखा जो बिल्कुल मेरी बगल में खड़ा था, वो लड़का वहाँ नहीं था। और उसी सेकंड मैंने आसपास इधर उधर देखा। मेरे दोस्त पूछने लगे कि कहाँ गया है वो लड़का। मैंने कहा तुम सबके सामने ही तो था। इतने में कुत्ते की तरफ देखा तो कुत्ता भी गायब हो चुका था। हमने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ी और वहाँ से फ़ौरन निकल जाने की ताज्जुब इस बात का है कि जो लड़का बिल्कुल मेरे बगल में खड़ा था, वो लड़का यकदम से कहाँ और कैसे गायब हो गया। कि जो लड़का मेरी आंख के किनारे से नज़र आ रहा था, अगर वो कहीं भागता भी तो उसका अक्स हिलता हुआ मुझे नज़र आता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो यकदम नज़रों से गायब हो चुका था। फ़ातिमा इनका नाम है, लाहौर से उन्होंने हमें ये वाक़या शेयर किया है। उनके मामू जान से वाबस्ता है। बादशाही मस्जिद और साबर शाह वाली मस्जिद के दरमियान वाली सड़क पर यह वाक़या उनके मामू के साथ पेश आया। आइए सुनते हैं। लाहौर बादशाही मस्जिद और साबर शाह वाली मस्जिद के दरमियान एक सड़क गुजरती है। उस सड़क पर मेरे मामू के साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। आज से काफ़ी अरसे पहले की बात है। मामू किसी काम से घर को देर से वापस आ रहे थे और उनका गुज़र उसी सड़क से हो रहा था। वो बताते हैं कि वक्त बहुत हो चुका था और सब अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। ऐसे मौक़ों पर सिर्फ मुसाफिरों का ही गुज़र होता है रात के पहर। मगर वो देखते हैं कि उस सड़क पे थोड़ा सा आगे कुछ अदद बच्चे आपस में खेल रहे हैं। वो मज़ीद करीब पहुंचे तो बेहद ताज्जुब हुआ कि रात के इस पहर न जाने किसके बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और घर वाले इस कदर लापरवाह कि उनको बच्चों की फिक्र ही नहीं। मामू ने उन बच्चों से मुखातिब होकर कहा, ओए तुम लोग इतनी रात को बाहर क्यों खेल रहे हो? चलो अपने अपने घर चले जाओ। वो बच्चे खेलते खेलते रुक गए और खड़े होकर मामू को देखने लगे और उन्हें देखते हुए कहने लगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, फजूल में मत भिड़ो हमारे साथ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहकर वो बच्चे फिर आपस में खेलने लगे। मेरे मामू को हैरत इस बात की हुई कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं। मामू ने दोबारा उसी अंदाज में उनसे मुखातिब होकर कहा, ओए चलो अपने अपने घर चले जाओ। और उन बच्चों ने फिर वही जवाब दिया। मामू गुस्से का इजहार करते हुए उनसे मुखातिब हो रहे थे कि आखिर उन बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। मामू बताते हैं कि वो उन बच्चों को देख रहे थे और अपने होश हवास में थे। एकदम मंजर कुछ ऐसा पलटा कि वो बच्चे वहां लगे दरख्त की शाख पर जा पहुंचे और उनकी टांगें गैर मामूली तौर पर लंबी लंबी शाखों से नीचे लटक रही थी। मामू एक निडर इंसान थे। अल्लाह ताला के बाद उनकी इसी सलाहियत ने उन्हें ये मंजर बर्दाश्त करके किसी तरह वहां से निकल जाने में मदद की। मगर जब वो घर पहुंचे, उनका जिस्म शदीद कपकपी में तारी था और बुखार उरूज पर था, जिसने पूरा हफ्ता उनकी जान नहीं छोड़ी। इन मोहतरमा ने अपना नाम नहीं शेयर किया। इनकी कहानी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स हियर इट आउट। क्वारंटाइन में दिन और रात का पता नहीं चल रहा था।
ज़िंदगी बेहद बेजार गुजर रही थी और वक्त गुजारने के लिए जितनी तरकीबें आजमा सकती थी सभी आजमा चुकी थी, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रही बात रात की, तो सोने से पहले मूवीज़ देखकर सोना मेरा मामूल बन गया था, और ख़ास तौर पर हॉरर मूवीज़। हुआ यूं कि एक रात मैं मूवी देखकर सो गई। किसी पहर मुझे मेरे बिस्तर पर शदीद झटका महसूस हुआ, जिससे मेरी आंख खुल गई और साथ ही मुझे मेरी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठी, मोबाइल की रोशनी ऑन की और होश में आते आते मुझे एहसास हुआ कि जो हवा मुझे गर्दन पर महसूस हो रही थी वो ऐसी थी जैसे कोई मेरे करीब ठंडी आहें भर रहा हो, और ताज्जुब की बात यह थी कि वो झटका मुझे बिस्तर पर लगा। कुछ देर बाद मैंने नज़रअंदाज किया, मोबाइल साइड टेबल पर रखा और दोबारा लेट गई। उसी पहर मेरी नज़र मेरे बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहाँ पर कुछ घूमता हुआ मुझे नज़र आ रहा था। खिड़की से आती हुई मध्यम सी रोशनी से वाज़ेह हो रहा था जैसे कोई कंबल ओढ़े साया दीवार पर नज़र आ रहा हो। मैं ये देखकर बेहद डर गई थी और दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी कि फ़ौरन वही साया अपना हुलिया बदल कर कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब मेरा एक रंग आए एक रंग जाए और सांस मेरी हलक में अटकी हुई। मैंने आंखें बंद कर दी और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी कि मुझे उसी दौरान खिड़की से कुछ बाहर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें काफ़ी देर तक नहीं खोली, पर जब खोली तो कमरे में कुछ भी नहीं था। मैंने उठने की हिम्मत की और लाइट्स ऑन की। उस रात नींद का तो मुझसे दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं था, लिहाजा मैं YouTube पर वीडियोस देखकर अपना मन किसी और तरफ लगाती रही। मगर फिर किसी वक्त मेरी आंख लग ही गई। हुआ यूं कि जब मैं सुबह उठी तो फ़ौरन से मैंने ड्रेसिंग टेबल की जानिब देखा। जब उठकर पास गई तो वहाँ पानी नुमा कुछ टेबल पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा था। उंगली लगाकर मैंने उसे सूंघा तो वो बदबू ऐसी थी जैसे मुर्दा इंसान को दफनाने से पहले गुस्ल देने वाली जगह पर आती है। तमाम बातों की एक बात कि रात को जो हुआ वो हॉरर मूवीज़ का नतीजा भी हो सकता है, मगर जो सुबह उठकर मैंने देखा और उस पानी नुमा बदबूदार चीज़ को सूंघा तो आखिर वो क्या था? That's it for today. I hope you enjoyed the episode, because if you did, subscribe, tap the bell notification ताकि आपको जल्दी से और फौरी से नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ऑन गोइंग टू अ पैरानॉर्मल AKA घोस्ट टूर्स, तो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पर आपको बाकी की डिटेल्स फ्राहम कर दी जाएंगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।